Arun. In this video, I am going to discuss about the concept of anaerobic exercise. In the previous video, we have discussed in detail concept of aerobic exercise. So in today's video, we are covered the concept of anaerobic exercise. तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि एनारोबिक एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है। जो भी वर्कआउट हाई इंटेंसिटी के साथ करा जाता है और कम समय में करा जाता है वो कहलाता है हमारा एनारोबिक एक्सरसाइज। इसके अंदर हमको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। मैं ये भी बताऊंगा जैसे कि एरोबिक एक्सरसाइज के अंदर हमने देखा जो केमिकल रिएक्शन होती है, हमारी जो बॉडी होती है वो ग्लूकोज को पहले तोड़ती है। हमारे जो बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस वो ब्रेक होता है, वो पायरूवेट बनाता है। ठीक है, वो पायरूवेट हमारा ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 बनाता है जो हम सांस के साथ साथ बाहर छोड़ देते हैं, और प्लस वाटर जो पसीना हमारी बॉडी से निकलता है, स्वेट। ठीक है, तो तब हमारे एनर्जी फॉर्म हो जाती है इन द कॉन्सेप्ट ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज। तो एनारोबिक एक्सरसाइज में क्या होता है, जो पायरूवेट होता है वो डायरेक्ट फर्मेंटेड हो जाता है लैक्टिक एसिड के अंदर, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो एनारोबिक एक्सरसाइज ये होता है, इसके अंदर ऑक्सीजन की इतनी जरूरत नहीं होती क्योंकि जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है हमारा वो ऑक्सीजन को बहुत तेज स्पीड से पंप करता है, तो एकदम उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, ये समझना ठीक होगा। ठीक है, तो वर्क विच वर्क परफॉर्म विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज एनारोबिक एक्सरसाइज, ये समझना ठीक रहेगा। ठीक है, और जनरली ये जो वर्कआउट होता है वो खिलाड़ी की या फिर कोई भी इंडिविजुअल एथलीट है, कोई बॉडी बिल्डर है, फिर किसी का जिम में कोई भी बोलो, अगर वो एनारोबिक एक्सरसाइज परफॉर्म करता है उससे उसकी स्ट्रेंथ बिल्ड होती है, उसका मसल साइज इंक्रीज होता है और वो ज्यादा वेट उठाने के लिए कैपेबल हो जाता है। समझ लीजिए ज्यादातर लोग बाग जिम में जाने के बाद एनारोबिक एक्सरसाइज ही करते हैं। ज्यादातर किसी को पता तो होता नहीं है कि एरोबिक एक्सरसाइज और एनारोबिक एक्सरसाइज क्या होता है, तो मैं आज ये पूरा मैं दूर कर दूंगा। ठीक है, और हमको पता होना चाहिए किस वर्कआउट को हम किस तरीके से परफॉर्म करें, और एनारोबिक एक्सरसाइज और एरोबिक एक्सरसाइज बहुत बेनिफिशियल होती है हमारे लिए। तो एनारोबिक एक्सरसाइज के कुछ मैं एनर्जी सिस्टम्स के बारे में बात करूंगा जो आप सबको पता होना चाहिए। तो ये दो एनर्जी सिस्टम होते हैं जिसमें कि पहला आता है हमारा ATP CP सिस्टम, जिसको एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट सिस्टम बोलते हैं, जिसमें लैक्टेट फॉर्म होता है, और दूसरा होता है हमारा एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस, इसके अंदर लैक्टेट फॉर्म होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल की तरह समझाऊंगा कि ये जो एनर्जी सिस्टम है किस तरीके से ये आते हैं वर्क में। ठीक है, सपोज करिए आपके वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हैं जिसकी ड्यूरेशन 0 सेकंड से लेकर 10 सेकंड के बीच की है। ठीक है, तो वहाँ पर आपका जो एनर्जी सिस्टम काम करेगा एनारोबिक एक्सरसाइज के अंदर, वो करेगा आपका लैक्टिक एनारोबिक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं ATP CP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और CP यानी क्रेटिन फॉस्फेट। यहाँ पे ये डोमिनेट होता है। अब इसमें एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, इसमें 100 मीटर स्प्रिंट और पावर लिफ्टिंग, वेट ट्रेनिंग। ठीक है ना, पावर लिफ्टिंग और 100 मीटर स्प्रिंट ठीक रहेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, हमारी बॉडी जल्द से जल्द अपने आप को रिकवर कर लेती है। यानी कि आपने 100 मीटर रेस लगाई, आप एकदम इंटेंस वर्कआउट था वो, तो थक गए हम, तो जल्दी जैसे हम अपने स्टार्ट पॉइंट पे दोबारा आएंगे तो हम जल्दी रिकवर कर लेंगे, फिर उसको परफॉर्म करेंगे। तो ये आता है हमारा इलेक्ट्रिक एनारोबिक। ठीक है, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट विद अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन कह सकते हैं उसको। और फिर जब मान लीजिए हमारा वर्कआउट 10 सेकंड से ऊपर और 2 मिनट के अंदर है, जिसमें कि हमारा आ सकता है 400 मीटर स्प्रिंट और रेगुलर वेट ट्रेनिंग, जैसे कि जो 12 से 15 रैप करते हैं वो नॉर्मल वेट ट्रेनिंग के अंदर आता है। ठीक है, और 400 मीटर रेस जो होती है वो तेज भागते हैं पर काफ़ी लंबा समय होता है, पर करते वक्त इंटेंसिटी तेज होती है, लो इंटेंसिटी नहीं होती है। ठीक है, तो उसके अंदर जो हमारा एनर्जी सिस्टम होता है लैक्टिक एनारोबिक, यहाँ पे एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस, यहाँ पे लैक्टेट फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये है हमारे एनर्जी सिस्टम। अब 2 मिनट से ऊपर की जितनी भी एक्टिविटी होंगी, जैसे कि स्विमिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, वो हमारा एरोबिक में काउंट हो जाएगा, क्योंकि वो लंबे समय को देखते हुए परफॉर्म कर जाती है, वो उसकी जो होती है कहते हैं कैपेसिटी करने की वो कम होती है। तो ये होते हैं कुछ हमारे एनर्जी सिस्टम। तो हम बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ एनारोबिक। जब हम एनारोबिक एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या होता है, तो ये देखते हैं। तो पहला होता है प्रोड्यूसेस लेस ATP कंपेयर टू एरोबिक, यानी कि हमारी बॉडी लेस ATP प्रोड्यूस करती है अगर कंपेयर करा जाए एरोबिक एक्सरसाइज से, एंड इट लीड्स टू बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड, और इसके कारण हमारी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। जब हमारी बॉडी लेस ATP प्रोड्यूस करेगी तो हमारी बॉडी लैक्टिक एसिड बनाएगी। तो लैक्टिक एसिड क्या होता है, जब हम वर्कआउट करने के बाद हमको जो पेन महसूस होता है तो वो लैक्टिक एसिड के कारण होता है। दूसरा, वर्क ऑन फास्ट मसल फाइबर। जब हम एनारोबिक एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो फास्ट मसल फाइबर होते हैं वो वर्क में आते हैं।
जैसे कि हम स्प्रिंट्स लगा रहे हैं तो हमारे फर्स्ट मसल फाइबर ट्रेन हो रहे हैं उस दौरान। तो जैसे हम वेट ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, फिर मसल हाइपरट्रॉफी के लिए भी हम वर्क कर रहे हैं, तो हमारे फास्ट ट्विच मसल फाइबर वर्क में आते हैं, वो ट्रेन होते हैं। ठीक है, मसल फाइबर दो तरह के होते हैं, फास्ट ट्विच मसल फाइबर और एक होता है हमारा स्लो ट्विच मसल फाइबर। इंक्रीजिंग लैक्टेट एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये लैक्टेट और जब हम एनारोबिक एक्सरसाइज करते हैं तो लैक्टेट एसिड जो भी बताया था दर्द का जो कारण बनता है वो ये होता है ना, जो इंटेंसिटी होती है हमारे वर्कआउट को करने की, जब हम थक जाते हैं तो लैक्टेट एसिड होता है। तो सुनिए, तो जब हम एनारोबिक एक्सरसाइज करते हैं तो लैक्टेट एसिड और आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस ये दोनों बनते हैं, मतलब इंक्रीज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है हमारी बॉडी उसको आउट स्पेस कर देती है, यानी कि बॉडी के अंदर इतनी क्षमता नहीं होती उनको रख सके, ऐसा समझना ठीक होगा। तो जब बॉडी इसको निकाल देती है तो बनने से लेकर निकालने तक का जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं हम एनारोबिक थ्रेशोल्ड। ठीक है, जिसे देखते हैं एनारोबिक थ्रेशोल्ड। तो लैक्टेट एसिड मैंने जो बताया हम थक जाते थे, तो ये है। तो फिजियोलॉजी यही थी हमारी एनारोबिक एक्सरसाइज की। तो अब मैं कुछ बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा और कुछ एग्जांपल्स दूंगा एनारोबिक एक्सरसाइज के। तो मैं बात करना चाहूंगा कुछ बेनिफिट्स के बारे में और क्या क्या वर्कआउट होते हैं। ठीक है ना, तो बेनिफिट्स शुरू करते हैं पहले। इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड डेंसिटी ऑफ बोन, ये हमारी बोन की स्ट्रेंथ और डेंसिटी यानी कि उसके साइज में थोड़ा इंक्रीमेंट करता है, जिससे क्या होता है जो ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, जब हमारी जो हड्डियां हैं वो कमजोर होने लगती हैं और जरा सा भी लोड डलते ही उनमें फ्रैक्चर आ जाता है, तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। तो उसको केयर करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए एक एक्सरसाइज काफी कारगर होती है। ठीक है, और दूसरा आता है हेल्दी वेट मेंटेन। जब हम एनारोबिक एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो वेट होता है वो अच्छी तरीके से मेंटेन होता है, हेल्दी हो जाता है। तो ये क्या है, जब हम वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हैं, हमारी मसल टूट रही है, तो उसको रिपेयर करने के बाद जो हम फूड कंज्यूम कर रहे हो उसके रिटर्न में, तो काफ़ी हमको बेनिफिट मिलते हैं, जिससे हमारा जो वेट है वो अच्छी तरीके से मेंटेन हो पाता है। ठीक है, तो एरोबिक एक्सरसाइज के अंदर हमारी सिर्फ एंड्योरेंस पावर और कार्डियोवास्कुलर पावर इंक्रीज होती है। यहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ वगैरह इंक्रीज पावर, जो मैंने बताया था कि जो एथलीट्स एनारोबिक एक्सरसाइज को अपने एरोबिक एक्सरसाइज के साथ मिक्सअप करते हैं और अलग अलग शेड्यूल से फॉलो करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पीरियडाइजेशन, थ्रू द प्रोसेस ऑफ पीरियडाइजेशन, तो उनके जो रिजल्ट होते हैं उनके गेम के अंदर, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, तो काफ़ी अच्छे मिलते हैं। रिड्यूसेस रिस्क ऑफ डिजीजेस, हाँ रिस्क हो जाते हैं, रिस्क काफ़ी कम हो जाता है डिजीज होने के। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है, जिससे मेटाबॉलिज्म हमारा अच्छा हो जाता है, तो हमारी बॉडी को जल्द से मतलब डिजीज नहीं हो पाती है, समझना ठीक है। प्रोटेक्ट अवर जॉइंट्स, जैसे मैंने बताया हमारे जॉइंट मजबूत करता है। तो काफ़ी सारे वर्कआउट हैं इसे करने के लिए, जैसे कि कुछ वर्कआउट मैं बता देता हूँ, जैसे HIIT हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। इसका भी मैं शायद एक सीरीज लेकर आऊँगा इंटरवल ट्रेनिंग के ऊपर, वो बड़ा मजा आएगा। काफ़ी इंटेंस वर्कआउट होता है, उसके अंदर हमारी एंड्योरेंस पावर और हमारी एरोबिक पावर, हमारी एंड्योरेंस पावर और हमारी एनारोबिक पावर यानी हमारी स्ट्रेंथ पावर, तो दोनों का मिक्सअप बनकर एक HIIT ट्रेनिंग प्लान बनता है, यानी कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। प्लायोमेट्रिक्स के अंदर क्या होता है, हमारी जो वर्कआउट होता है उसमें जंप इंक्लूड होते हैं, तो काफ़ी एक्सप्लोसिव टाइप वर्कआउट्स होते हैं वो, जैसे बुल्गेरियन जंप, शायद मेरी बॉक्स जंप भी है, मैं हो गया तो मैं दिखाऊंगा वो वीडियो। ठीक है ना, पुरानी वीडियो मेरी वो देखते हैं, शायद वो देखता हूँ। स्प्रिंट्स, जब हम स्प्रिंट्स लगाते हैं तो भी हमारा एनारोबिक एक्सरसाइज वर्क में आता है। स्क्वाट जंप, जो हम जंपिंग स्क्वाट्स लगाते हैं वो भी हमारे एनारोबिक एक्सरसाइज के अंदर आता है। हिप थ्रस्ट, जो हम हिप थ्रस्ट करते हैं वो ग्लूट्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ये भी देखा जाता है जो PCOD वुमेन्स होती हैं, ज़्यादातर तो नहीं, जो PCOD वुमेन होती हैं उनको क्योर करने के लिए एनारोबिक एक्सरसाइज का भी काफ़ी प्रचलन है। उनकी लोअर बॉडी की में पावर लाने के लिए हिप थ्रस्ट हो सकता है, लंजेस होते हैं, स्क्वाट्स हो सकते हैं, डेडलिफ्ट्स हो सकती हैं उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से, ताकि उनका PCOD क्योर हो सके। ये मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा, आपको अपने गायनेक के पास जाके उसे सलाह लीजिए क्या है, पर एक्सरसाइज के थ्रू तो यही चीज़ें हैं। लंजेस कर सकते हैं हम, और जो भी वेट ट्रेनिंग करते हैं हम 12 से 15 रैप के बीच में, या फिर 8 से 12 के बीच में भी, तो वो सारी एनारोबिक के अंदर आती हैं। अब मेरे को लगता है कि होप्सो आपको ये सारा वीडियो समझ में आ गया होगा कि क्या कॉन्सेप्ट है एनारोबिक एक्सरसाइज का, क्योंकि अगर हमको अपने वर्कआउट से अच्छे रिजल्ट चाहिए तो हमें एरोबिक और एनारोबिक का मिक्सअप करके चलना पड़ता है। ठीक है ना, तभी हमारे एब्स दिखने लगते हैं, फैट परसेंटेज बॉडी के अंदर कम होता है, जिसके मतलब अगर हमारा फैट परसेंटेज कम होगा बॉडी के अंदर तो हमारे एब्स अपने आप दिखने लगेंगे, हमारी बॉडी मस्कुलर दिखती है, और काफ़ी सारी चीज़ें जो एरोबिक और एरोबिक की हैं। ठीक है ना, तो मैं कोशिश करूँगा जो नेक्स्ट वीडियो शायद आए, अभी भी पता नहीं क्या होगा टॉपिक, पर मेरे दोस्त भी कह रहे हैं काफ़ी वीडियोस
वो बोल रहे हैं कि एनाबॉलिक्स के ऊपर लेकर आ, वो मैं कोशिश करूँगा एनाबॉलिक्स के ऊपर लाने की। मैं उसको कोई प्रमोट नहीं करूँगा, मैं उसको सिर्फ मना करूँगा, क्योंकि ज़्यादातर जिम्स होते हैं, छोटे लेवल के जिम्स होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो एनाबॉलिक का काफ़ी एब्यूज़ कर रहे हैं लड़कों के ऊपर। उन्हें ये नहीं पता कि उसके क्या क्या नुकसान है। तो मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर एक वीडियो लेकर आऊँ, डिटेल वीडियो। काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे डायनाबॉल, आपका डेकाडोराबोलिन, एनाड्रोल, काफ़ी सारे हमारे और भी सोल्टेज, टेस्टोस्टेरोन वगैरह, तो मैं उन सबकी एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा। तो अगेन वो कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस होगी, ठीक है ना। तो पता होना चाहिए जब हम यार अपने बॉडी के ऊपर कुछ कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए हमारी बॉडी के अंदर जो जा रहा है क्या है, क्या हम खा रहे हैं। तो न्यूट्रिशन के ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको एनारोबिक एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही।